हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज का इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का क्लास टेंथ का जो साइंस है, इसका जो आपका पूरा जो है क्वेश्चंस का जो एमसीक्यूज दिया हुआ है वो सारा इसमें जो है सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हम आपको क्लास टेंथ नाइन्थ से लेकर के आपको सिक्स तक जो भी एमसीक्यूज के फॉर्म में एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चंस है उसका जो हम इस पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। तो इसमें अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है पहले देख लेते हैं कि 2BO + C, ये 2PV और CO2 गैस बन रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 था इसका तो ये +2 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसका घट रहा है उसका अपचयन होता है, जिसका बढ़ रहा होता है उसका उपचयन होता है, हमेशा याद रखना। जिसका घटता है उसका अपचयन और जिसका बढ़ता है वो उपचयन होता है। तो इसमें देख लेते हैं उस हिसाब से क्या इसमें क्वेश्चन दे रहा है। तो मतलब ये पीबी का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। पीबी का अपचयन हो रहा है ना। और यहीं पे देखा जाए सी का, तो सी का उपचयन हो रहा है। सी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो ठीक है भाई, अपचयित हो रहा है, ठीक है। देखते हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, है ना। इसमें कह रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है ना, कार्बन उपचयित हो रहा है ना, उपचयन हो रहा है, उसको उपचयित हो रहा है। और उसके बाद इसका लिखा हुआ है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हाँ, अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना। लेड ऑक्साइड जो है ये अपचयित हो रहा है, ना कि सीसा अपचयित हो रहा है ना। लेड ऑक्साइड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो अपचयित हो रहा है। तो सी और डी आंसर सही है, लेकिन ए और बी जो है गलत है इसका। और क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, तो मतलब ए और बी गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका जो हो जाएगा, जिसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए और बी दोनों असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al टेंस टू Al2O3 + 2Fe, ये आपका अभिक्रिया दिया हुआ है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। एक संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी। तो इसमें अगर देखिए तो Fe2O3 + 2Ai, देखिए ये क्या हो रहा है, Ai इसको रिप्लेस कर दे रहा है Fe को, है ना। रिप्लेस कर रहा है मतलब विस्थापित कर रहा है। तो इसका क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। कहता है कि लौह चूर्ण पर अगर आप तनु हाइड्रोलिक HCl अम्ल डालिएगा तो इसमें पहले तो H2 जो है गैस बनेगा प्लस आयरन क्लोराइड बनेगा, है ना। तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है ना। ये ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन 3 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये दूसरा चैप्टर है, बिलियन का, है ना। क्वेश्चन है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाल लिटमस पत्र, अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है इसका मतलब क्या है, वो क्षार है। क्या है, वो क्षार है। और अगर नीला लिटमस पत्र को अगर वो लाल कर देता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड है, अम्ल है ना, एसिड है, अम्ल है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और देख लीजिए, 0 से 7 और 7 से 14, हाँ। तो ये 0 से, ये इधर अम्ल होता है 0 से 7 के बीच, है ना, ये अम्ल होता है। और 7 से 14 के बीच इधर क्षार होता है। और पूछ क्या रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो इसका मतलब ये क्षार है। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो पीएच 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा क्या है, तो डी ऑप्शन है ना। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि 7 से बड़ा है, 10 है, तो ये क्षार होगा। क्वेश्चन है कि कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा। तो चूने के पानी में जो पानी को जो दूधिया करता है वो कौन करता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। बी इज़ द राइट आंसर, है ना, बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो जो है आपका जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
क्वेश्चन है कि NaOH क्वेश्चन है कि NaOH का 10 ml बिलियन, HCl का 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, यदि हम NaOH का उसी बिलियन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl का कितना बिलियन की मात्रा की आवश्यकता होगी। अरे यार, ये तो NaOH का 10 मिलीलीटर है ना, और उसके बाद HCl का 8 मिलीलीटर, ये दोनों मिलता है तो क्या होता है, ये उदासीन हो जाता है। तो अब कह रहा है कि 20 ml लेंगे इसका अगर NaOH, तो HCl कितना लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 16 लेना पड़ेगा, दोगुना लेना पड़ेगा, है ना। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है BPSC में आया था प्रीवियस ईयर में, है ना। हम लोग को TRE 3 में ये क्वेश्चन आया था कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, बी एनाल्जेसिक, या फिर एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा, एंटासिड इसमें लेते हैं, है ना, अपच को अति करने के लिए, अपच के उपचार में एंटासिड लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण कीजिए। ये तो उसका वो हो गया, है ना, ये आपको अति देना है, ये कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद, तो ये इसमें शब्द समीकरण लिखना होगा, ये तो ऑप्शन वाला नहीं है क्वेश्चन। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। NaCl बिलियन का कॉपर धातु के साथ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि MgCl2 बिलियन एवं एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन सी है कि FeSO4 बिलियन एवं सिल्वर धातु। ऑप्शन डी है AgNO3 बिलियन एवं कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर होगा डी, AgNO3 बिलियन एवं कॉपर धातु, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग होता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए ऑप्शन ए है ग्रीज लगाकर, ऑप्शन बी है पेंट लगाकर, ऑप्शन सी है जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक की परत चढ़ा करके लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। खाद्य पदार्थों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़िए। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ये तो ऑप्शन ही होगा। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, गलनांक तो हो ही नहीं सकता। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील। टिन कम अभिक्रियाशील है लेकिन जिंक अधिक अभिक्रियाशील, ये तो ऑप्शन सही है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम नहीं अधिक है, ये तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चैप्टर का। कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है। तो इसका कहता है कि कितने सहसंयोजक बंध होंगे। तो C यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, है ना। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रतीकात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। तो देखिए ब्यूटेनॉन नॉन हो गया, लास्ट में 1 आ गया ना, नॉन, तो कीटोन होगा, कीटोन ऑन जो मैच करेगा कीटोन। इसका सी इज द राइट आंसर, कीटोन हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, गलत। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये सही हो सकता है ना। ईंधन आर्द्र है, ये गलत है, आर्द्र होगा तो जलेगा ही नहीं, है ना। ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, गलत। अगर पूरी तरह से जलता तो वो काला लगता ही नहीं उस पर, है ना, बर्तन की तली पर। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है ना, सही से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, नहीं जल पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। सॉरी,
देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, है ना। ये जो 6 कार्बन अणु है वो ग्लूकोज में, जो 6 कार्बन अणु है वो कोशिका द्रव में पायरुवेट के फॉर्म में टूटता है ना, पायरुवेट के फॉर्म में टूटता है, ये याद रखना आपको। ग्लूकोज जो कोशिका द्रव में पायरुवेट के फॉर्म में टूटता है। उसके बाद क्या यहाँ देख लेते हैं कि ये जो पायरुवेट है उसके बाद कैसे क्या क्या इसमें जनरेट होता है वो देख लेते हैं। ये जो पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या बनाता है, तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है ना। ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या करता है, एथेनॉल, ईस्ट क्या करता है, एथेनॉल, ईस्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है ईस्ट में। अगर वहीं ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन उतना नहीं है, तो उसमें हमारी मांसपेशियां, जो मानव की मांसपेशियां में है, उसके मांसपेशी कोशिका में क्या जनरेट होता है, तो लैक्टिक अम्ल जनरेट होता है, जिससे कि हम लोग को दर्द होता है ना, तो लैक्टिक अम्ल जनरेट होता है और ऊर्जा जनरेट होता है ना। अगर वहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में किस फॉर्म में टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के फॉर्म में जो है वो टूटता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन, अभ्यास देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उत्सर्जन से। वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो कि उत्सर्जन तंत्र का भाग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम किसका उत्तरदायी होता है, जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वहन कार्य करता है और भोजन को ले जाने का वहन का कार्य कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, याद रखिएगा, फ्लोएम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो भाई सभी जरूरत है, ये भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है। बिना सूर्य के प्रकाश से कैसे क्लोरोफिल अपना जो अथी करेगा, है ना, तो उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। कहता है क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, देखिए पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। तो अभी हम पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, अभी हम लोग पढ़े तो थे, आपको दिखाते। देखिए यहाँ पे पायरुवेट जो किस फॉर्म में टूटता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में आपका जो है आपका एथेनॉल और ऊर्जा बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और ऊर्जा बनता है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन याद रखना है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, दो कोशिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका तंत्र क्या है, हमारा ब्रेन जो है, दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के बीच मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है द्रुमिका, ऑप्शन बी है सिनेप्स, ऑप्शन सी है एक्सॉन, डी है आवेग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिनेप्स बोलते हैं उसको। कोशिका तंत्र के कोशिकाओं के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, उसको सिनेप्स बोलते हैं। ठीक, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो सोचने के लिए भी हमारा जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है, हृदय के स्पंदन में भी शरीर उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये सब जो क्या काम करता है, यही तक सब काम करता है, मस्तिष्क में जो रहता है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें,
ऑप्शन आपके हैं, ए है अमीबा, ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है प्लेजोमीडिया और ऑप्शन सी है लेशमानिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर होगा, है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, और एक और आपको याद रखना है हाइड्रा में। हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ही होता है ना, हाइड्रा और ईस्ट। अगर यहाँ पे हाइड्रा होता तो दोनों ऑप्शन सही होता है, ईस्ट हो या हाइड्रा हो, दोनों में क्या होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंब वाहिनी। तो अंडाशय तो है मादा जनन का भाग, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाही एक पुरुष जनन तंत्र का भाग है ना, शुक्रवाहिका। तो ये सी नहीं है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर, शुक्रवाहिका हो जाएगा। परागकोश में होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था बीबीसीटीआरई में, है ना। परागकोश में होते हैं वायदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो परागकण होते हैं ना, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका होगा किसका? क्वेश्चन है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संस्करण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उसमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकता रचना निम्नलिखित थी। इसका आपको याद ही कर लेना है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्लू, ये था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैपिटल टी, स्मॉल टी और उसके बाद डब्लू, ठीक है ना। ये आपको एकदम याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, प्लास्टिक किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं किया जा सकता है। तो नहीं पूछ रहा है, तो मिट्टी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, यह वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपका मुख्य अब देख लेते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए, है ना। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है। ये जो है आपका दर्पण का ध्रुव, उसको पी बोलते हैं। तो कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा हो। बिंब से बड़ा तभी होगा जब फोकस और यहाँ पे रहेगा, आपका बिंब यहाँ पे रहेगा, जब ये टकराएगा तो आभासी यहाँ पे बनाएगा और सीधा बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका फोकस और ध्रुव के बीच अगर बिंब रहेगा तभी उसका प्रतिबिंब जो है आपका आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनेगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखें? तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण का लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण समतल, दर्पण अवतल, उत्तल, लेंस उत्तल, दर्पण अवतल और लेंस अवतल। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है, जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी क्या हो, या अवतल लेंस हो या दर्पण हो, दोनों का जो है, एक सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन एक सेकेंड देख लेते हैं फिर से। हाँ, तो ये था कि हाँ, दर्पण जो होता है ना आपका, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का जो है फोकस दूरी माइनस में होता है।
अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, दोनों की दूरी जो है फोकस दूरी माइनस में होता है, और वहीं पे अगर उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो उसका जो दूरी है हमेशा पॉजिटिव में होता है, फोकस दूरी। तो इसमें क्या होगा, दोनों अवतल होगा, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसा कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण संभवतः। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपका जो है सीधा ही होगा, और समतल में भी होता है आपका, है ना। या तो समतल हो सकता है या अथवा उत्तल, ये दोनों हो सकता है ना, या तो समतल या तो उत्तल। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा, देखिए छोटा है तो कौन सा, आप अगर आप पढ़े होंगे दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, है ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तु दिखाई देता लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, है ना। तो उसमें अवतल लेंस का यूज करते थे उसको निवारण के लिए। तो इसमें क्या होगा, तो ये कह रहा है कि छोटे अक्षर तो मतलब दूर में हो गया ना, तो उसको पास में लाने के लिए क्या करना होगा, अवतल लेंस का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो 50 सेंटीमीटर के फोकस एक अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगा, है ना। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव नेत्र, ये नेक्स्ट चैप्टर का होगा, है ना। मानव नेत्र का चैप्टर होगा ये। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, स्मंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये आपका स्मंजन के ही कारण जो है आपका जो है फोकस दूरी विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, स्मंजन के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मंजन, है ना। ये स्मंजन के ही कारण जो है मानव नेत्र उसको देख पाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि मानव नेत्र, एक सेकंड, हाँ, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल जिसको कि बोलते हैं हम लोग, एक सेकंड, दृष्टिपटल या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, रेटिना बोलते हैं ना, दृष्टिपटल को रेटिना बोलते हैं, दृष्टिपटल पे ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, है ना। सी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्युत का। विद्युत से जो है थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट कुछ आपको जो है फार्मूले याद रखने होंगे। तो देखिए फार्मूला 2-4 बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका वोल्ट का होता है V=IR, ये आपको याद रखना है कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V=IR। यहाँ से आप जो है V या I या फिर R निकाल सकते हैं, या फिर R इसको हम लोग बोल सकते हैं V/I, है ना, या फिर I बराबर हम लोग बोल सकते हैं V/R, है ना। तो ये सारा फार्मूला आप यहीं से निकाल सकते हैं, बस एक याद कर लीजिए V=IR। और दूसरा फार्मूला होता है शक्ति का। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति, पावर का क्या हो जाएगा, P होता है V/I, पावर बराबर होता है V/I। इसी को हम लोग देखिए V का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, अगर तो V=IR होता है ना, तो IR यहाँ अगर पुट कर देंगे तो I² R हो जाएगा, I² R हो जाएगा। या फिर अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें तो I बराबर क्या था, V/R। तो I की वैल्यू V/R था, तो क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा, यही। तो ये सब फॉर्मूले उसी से ड्राइव कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये बस आपको याद रखना है P=V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है क्या, हीट का कितना जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, शक्ति तो हम लोग निकाल लिए, आपका जो पावर है हम लोग निकाल ही लिए। उसके बाद एक होता है आपका स्कैन देखने दीजिए, एक होता है आपका क्या, हीट का फार्मूला एक होता है, आपको दिखा देते हैं। हीट का होता है उष्मा जो उत्सर्जन करता है, हीट का होता है I²RT। ये आपको याद रखना है एकदम, I²RT होता है ना, I²RT। एच का फार्मूला होता है I²RT। एक और फार्मूला होता है प्रतिरोध का, R=ρL/A। ये आपका कांस्टेंट होता है ना, L लंबाई होता है, ये क्षेत्रफल होता है, हमेशा याद ही आप रखिएगा, ये इस पर भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो भाई आप 5 टुकड़े में काट देते हैं, ठीक है। एक तार है, उसको 5 टुकड़े में काट दे, 1 2 3 4 5 टुकड़ों में काटा जाता है। वो भी प्रतिरोध का तार है, ये प्रतिरोध का तार है ना, प्रतिरोध ही है मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका अगर मान लीजिए 1 होगा तो 1/5 सब पे हो जाएगा, तो 1/5 बढ़ जाएगा ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं सेकंड। तो अगर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये प्रतिरोध था पूरा तो एक x प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं अगर x प्रतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा, x/r तो हो जाएगा ना भाई, 1/5 हो जाएगा है ना। तो सब पे हो जाएगा 1/5 हो जाएगा सभी प्रतिरोध पर, एक सभी जो क्या 1/5 हो जाएगा 5 प्रतिरोध, तभी तो एक आएगा, ठीक है। सभी टुकड़े 5 बराबर भागों काटा जाता है। तो इन टुकड़ों पर को फिर 5 क्रम में जोड़ा था, 5 क्रम में जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 क्रम में जोड़ दिए, पैरेलल मतलब पैरेलल जोड़ दिए, ये पैरेलल जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जुड़ता तो ऐसे जुड़ता है ना, ऐसे जुड़ता है श्रेणी क्रम में। ये आपका पैरेलल है, ये अभी जो आपका जुड़ा हुआ ये पैरेलल में है, ठीक है। कहता है कि टुकड़ों को फिर 5 क्रम में संयोजित किया जाता है। और यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तुल्य प्रतिरोध अगर R डैश है, मान लीजिए इसको भी वोल्टेज में से 80 से जोड़ा गया है, तो अगर हमको प्रतिरोध अगर तुल्य प्रतिरोध कैसे होगा इसका, ऐसे एक प्रतिरोध बन जाएगा ऐसे, तो उसके बाद भी तो यहाँ आपको R निकालना पड़ेगा। R डैश अगर ये R डैश है तो बोल रहा है क्या R/R डैश की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देख लिए हैं क्या था, 1/5 था, तो हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में 1/R डैश बराबर क्या होता है, 1/R डैश 1/R1 R2 R3, तो 1/R कितना है 5, तो 1/R 5 बार होगा है ना, 5 क्योंकि 5 श्रेणी क्रम 1 हाँ, प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 5 बार है ना। तो 5 बार, लेकिन ये R की वैल्यू क्या थी, R/5 था है ना। तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर 1/5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा R/5, तो R/5 हो जाएगा। तो मतलब क्या अगर 5 यहाँ पे लिखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ये हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे एलसीएम के थ्रू तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा 25/R है ना। और हमको क्या कह रहा है R/R डैश, तो इस R को अगर हम लोग इधर ले आएँ तो R/R डैश बराबर 25/1 आ जाएगा है ना। तो मतलब क्या आ जाएगा इसका 25 आ जाएगा है ना। तो डी इज द राइट आंसर होगा 25। इसका क्या आंसर सही होगा, तो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो हम लोग जानते हैं P = V × I होता है, तो V × I ये तो निरूपित करता है, तो निरूपित नहीं कर रहा है। तो V = IR हम जानते हैं क्या होता है, V = IR। तो यहाँ पे अगर V = IR रखिए तो I² R हो जाएगा, तो I² R है भाई, देखिए तो I² R यहाँ पे है। अगर इसी को I अगर देखें तो V/R हो जाएगा है ना, तो V/R रखिए यहाँ पे, तो अगर V/R तो V² R यहाँ हो जाएगा, तो V² R ये देखिए D भी है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो IR² नहीं है, ये कोई पावर का फार्मूला नहीं बन रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतः 220 वोल्ट 100 वाट है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, देख लेते हैं इसको। कहता है कि V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और पावर हमको जो जनरेट हो रहा है वो है 100 वाट। तो जानते हैं P = V × I होता है, और V दिया हुआ है हमको, तो V = क्या होता है IR होता है। तो यहाँ से I निकालते हैं V² R, तो P बराबर इसका एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं V² R, हम जान रहे हैं है ना। तो V² R हो गया V, और तो यहाँ से R निकल सकता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा,
इधर भी स्क्वायर अपॉन पी। तो भी कितना है हमारा दिया हुआ है, तो 220 दिया हुआ है, तो 220 गुने 220 अब बटे पी 100। तो 100 कटेगा, यहाँ से 100 मतलब 22 गुना 22। हमारा आर जो है, हमारा आर आ गया 22 गुना 22। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 110 वोल्ट पर भी अगर 110 दिया हुआ है तब पावर, इसका उपभोक्त शक्ति कितना होगा। पावर बराबर भी इंटू आई होता है, आप जान ही रहे। तो भी स्क्वायर अपन आर, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा पावर, यहाँ पे आर निकला था हमारा 22 गुने 22। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पावर क्या जाएगा, भी स्क्वायर अपन आर। तो अब भी कितना हो गया, 110 हो गया। पहले कितना था, पहले आपका था 220, तब 110 हो गया। तो 110 गुने भी स्क्वायर है, तो 110 गुने 110 करेंगे, और बटे आर की वैल्यू हमारा 22 गुना 22 आया है। तो 22 25 110, 22 25 110, 25 25 25 वाट का जो है पावर हमारा जनरेट होगा। 25 वाट, 25 वाट जो है पावर जनरेट करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब कहता है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, लंबाई तथा व्यास समान है। ठीक है, लंबाई तथा व्यास समान है। तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जो है आप इसको करिएगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसमें वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग खुद क्वेश्चन करिएगा। ये आपको जो है हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आप करिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा समान व्यास, पदार्थ की लंबाई समान व्यास है, उसकी किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसके श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये आपको जो है क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, इसका जो हम राइट आंसर हम बताते हैं आपका, जो ये भी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 1:4 है। सी इज द राइट आंसर। आपको करना है, हम आपको जो इसको जो है अलग वीडियो में बना के आपको दिखा देंगे, क्योंकि इसमें लेंथी है, इसमें थोड़ा सा बन नहीं रहा है हमको, है ना, सॉल्व करने में। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। तो सबसे पहले उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी हम जानते हैं एच बराबर क्या होता है, I2RT होता है, I2RT, है ना। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो वहाँ से अब आपको इसको निकाल लेना है। पहले जो है एच पहले H1 निकाल लेना है, फिर उसके बाद जो है समांतर क्रम निकाल लेना है आर को, उसके बाद फिर जाके H1 H2 निकाल लेना है, तो उसी का अनुपात निकाल लेना है ना। बस ये फार्मूला आपको याद रखेगा, H = I2RT इसमें लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आड़ीय होती है, जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं के केंद्र के तार होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लघुपथन के समय, एक सेकेंड, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान का तो बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है विद्युत धारा का, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। घास, पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो इसमें तो ये भी हो सकता है, बी भी राइट आंसर है ना। ये आपका बी नहीं हो सकता, प्लास्टिक में नहीं हो सकता, है ना। एक सेकेंड, इसमें तो सब सही, इसमें निम्नलिखित पदार्थ नहीं होना चाहिए ना। बी आपका घास में और पुष्प,
चमड़ा, ये सब तो केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है ही, प्लास्टिक बस नहीं है इसमें, तो नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये पूछ दिया है पदार्थ निम्नीकरण पदार्थ है, तो ये इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, सी डी सब सही है, खाली बस प्लास्टिक को छोड़ करके। फलों के छिलके भी, केक भी, नींबू भी सब तो गल जाता है भाई, केक, लकड़ी, घास सब तो गल जा रहा है, घास, पुष्प, चमड़ा सब तो जैव के द्वारा ही तो सब निम्नीकरण किया जाता है। मान लीजिए घास भी तो सड़ाता है कौन, जैव प्रक्रम का जो छोटे छोटे होते हैं कीड़े, तो पुष्प को भी सड़ा गला देता है, चमड़ा को भी सड़ा गला देता है, लेकिन प्लास्टिक को तो नहीं गला पाता है ना, तो इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ए सी डी तीनों सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला, घास, गेहूँ, आम, ये तो नहीं हो पाएगा भाई। घास, बकरी, मानव, ये हो सकता है। बकरी, गाय तथा हाथी, ये भी नहीं हो सकता है। घास, मछली, बकरी, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि घास को तो मछली खाएगा, लेकिन मछली को बकरी थोड़ी ना खाता है, बकरी को गाय थोड़ी ना खाता है। घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खा ही लेता है। घास गेहूँ थोड़ी ना खाएगा, इसमें बी इज द राइट आंसर होगा, है ना। घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। कि बाहर जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना है, भाई व्यवहार तो है पर्यावरण के लिए ना, पर्यावरण मित्र की तरह काम कर रहे हैं। कह रहा है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे को स्विच बंद कर देना, ये भी है भाई, है ना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बाद तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है भाई। उपरोक्त सभी है इसका आंसर। चलिए, लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक था। ये आपका टोटल क्लास 10th का जो साइंस का जो MCQs है NCERT का, वो आपका समाप्त हो गया। इतने सारे हैं, इसको रट डालिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास 9th को लेकर के आएंगे, ठीक है।